सैमुअल हंटिंगटन की एक बुक है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, वो मेरे हाथ में। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। दिस बुक, दिस हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड। तो मैं सोचा इसका थोड़ा सा रिव्यू देने बैठ जाऊँ। हंटिंगटन ने मेजर चीज़ों को नोटिस किया है। अगर 1996 में लिखी जाने वाली इस किताब के अंदर उसने जो बातें की हैं, अगर कोई पीर साहब कह देते तो आज पीर साहब का मकबरा बन जाता बहुत बड़ा। उसकी बहुत सारी बातें सच साबित हुई हैं। यानी उसने जो एनालिसिस किया था वो आज दुनिया उसी पे जा रही है। उसने कहा था कि दुनिया में जितने भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनकी वजह कुछ और नहीं होती है, उसकी वजह होती है सिविलाइजेशन का डिफरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने डिफरेंट सिविलाइजेशंस की बात की। उसने कहा है कि देयर आर साइनिक सिविलाइजेशंस, यानी चाइनीज़ सिविलाइजेशन है। उसने कहा कि देयर इज़ द सिविलाइजेशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एंड देयर इज़ द सिविलाइजेशन ऑफ वेस्ट, जो कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी है, प्रिडोमिनेटली क्रिश्चियंस हैं। और उसके बाद उसने कहा है कि देयर इज़ द इस्लामिक सिविलाइजेशन, और उसने कहा एशियन सिविलाइजेशन। और इस तरह की सिविलाइजेशंस की उसने बात की है कि आज तक दुनिया में जितने भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो सारे सिविलाइजेशन के ऊपर। सबसे पहले इस बुक के अंदर उन्होंने डिफरेंट सिविलाइजेशंस का एक इंट्रोडक्शन दिया है। इसके 5 मेजर फेसेस हैं। वर्ल्ड सिविलाइजेशंस की बात की है। उस वर्ल्ड सिविलाइजेशन में उसने लिखा है कि 3 चैप्टर्स लिखे हैं उसने। द न्यू एरा इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में न्यू एरा का मतलब ये है कि उसने कहा कि इससे पहले दुनिया जो थी मल्टीपोलर वर्ल्ड थी, रीजन्स के हिसाब से लोग रीजन्स में बटे हुए थे। और अब जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, वो सिविलाइजेशंस का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। सिविलाइजेशंस के हिसाब से दुनिया बट गई है। और उसने कहा कि दिस हैज़ ऑलवेज बीन द प्रोसेस, जो कि आज तक किसी ने इसके ऊपर सोचा नहीं है। उसने कहा कि सिविलाइजेशन हिस्ट्री एंड टुडे, पहले सिविलाइजेशंस क्या थी और अब क्या है, उसके ऊपर बात की है। यूनिवर्सल सिविलाइजेशन की बात की है। मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, ये बड़ा अच्छा टॉपिक इसने एक्सप्लेन किया है। मॉडर्नाइजेशन क्या है और वेस्टर्नाइजेशन क्या है। मॉडर्नाइजेशन किसी भी सोसाइटी के अंदर भी होती है, किसी रिलीजन के अंदर भी होता है। टू कंपेयर इट, उसने कहा है कि वेस्टर्नाइजेशन अपने कल्चर को छोड़ के वेस्ट के कल्चर को अडॉप्ट करना और अपने आप को वो करना, वेस्ट को अपने ऊपर डोमिनेंट करा देना, दैट इज़ वेस्टर्नाइजेशन। और मॉडर्नाइजेशन, आप अपने कल्चर के अंदर रहते हुए भी मॉडर्न हो सकते हैं। अपने कल्चर के अंदर रहते हुए भी मॉडर्न थॉट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। कल्चर को अडॉप्ट किए बगैर, उसकी डोमिनेंसी और उसको अपने ऊपर सुपीरियर किए बगैर, वेस्ट को किए बगैर, आप अपने आप को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। अपने थॉट्स को आप चेंज कर सकते हैं। मॉडर्न थॉट्स को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। विद द चेंजिंग वर्ल्ड आप चेंज हो सकते हैं। उसके बाद उसने कहा शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ सिविलाइजेशन, दूसरा जो सेक्शन बुक का स्टार्ट होता है, फेडिंग ऑफ द वेस्ट। फिर उसने वेस्ट के बारे में बताया कि कैसे ये वेस्ट इवॉल्व हुआ, और उसके बाद उसने बताया कि वेस्ट अभी डिक्लाइन की तरफ है। वेस्ट में, टू मेक इट क्लियर, लेट मी डिफाइन द वेस्ट। वेस्ट जो हंटिंगटन ने डिफ़ाइन किया है, उसने तीन बेसिक रीजन्स को उसने वेस्ट में शामिल किया है। पहला उसने कहा है कि यूरोप का पूरा रीजन, यूरोप की जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे वेस्ट में उसने शामिल किए हैं। और दूसरा नॉर्थ अमेरिका, और फिर लैटिन अमेरिका उसने शामिल किया है वेस्ट के अंदर। उसके बाद उसने नेक्स्ट सेक्शन में उसने लिखा है इमर्जिंग ऑर्डर ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन जो इमर्ज होती है उनका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ न्यू इमर्जिंग सिविलाइजेशन क्या है। उसमें 2 चैप्टर्स उसने डिस्कस किए हैं। द कल्चरल रिकन्फिग्रेशन ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो कल्चरल रिकन्फिग्रेशन है उसको डिस्कस किया है। बेहतरीन अंदाज में उसने बताया कि ग्रुपिंग्स कैसे बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल, उसने कहा है कि एशियंस जितने हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। एशियन सारे आपस में, वेस्ट और ईस्ट का कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। और उसके बाद उसने ज़्यादा एक ख़ास बात पे उसने पूरी बुक के अंदर उसने उसके ऊपर फोकस किया है। उसने कहा है कि इस्लाम और साइनिक जो सिविलाइजेशन है, चाइना की जो सिविलाइजेशन है, उसको कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन कहा है। उसने कहा है कि इस्लाम और कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन आपस में ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि इनके बीच में कॉमनैलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये किस लिए आपस में मिलते हैं, क्योंकि
वेस्ट सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसके ख़िलाफ़ वो इन दोनों का कॉमन एनिमी है, जिसकी वजह से इस्लाम और कन्फ्यूशनिज़म जो है वो आपस में मिल जाते हैं। और उसके बाद उसने कहा कि रिकन्फिगरेशन किसी और बिना पे, इकोनॉमी के बिना पे, बेनिफिट्स के बिना पे, ट्रेड के बिना पे, उस पे नहीं होगी। अब जो रिकन्फिगरेशन होगा कल्चर्स का, वो होगा सिविलाइजेशंस की बिना पर। कोर स्टेट्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड सिविलाइजेशनल ऑर्डर। उसने फिर आयर की कुछ थ्योरीज़ को एक्सप्लेन किया है, और थ्योरीज़ को भी प्रिडोमिनेटली उसने रियलिज़म के उसमें थ्योरी में उसको, उसके कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के ऊपर बात की है। उसमें इसने 4 चैप्टर्स लिखे हैं। पहला चैप्टर लिखा है द वेस्ट एंड द रेस्ट, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इश्यूज़। वेस्ट एंड द रेस्ट, इसने कहा कि पूरी दुनिया एक तरफ है और वेस्ट एक तरफ है। समहाउ इसने सही कहा है। उसने कहा कि आगे जितने भी इश्यूज़ आएंगे, प्रीटी मच इन द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म, जिसने वर्ड यूज़ किया है, बड़ी अच्छी खासी रिसर्च की है, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म राइज पे होगी, जो आजकल हो रहा है। उसने लिखा है कि वेस्ट विल एक्ट अगेंस्ट द ईस्ट और मुस्लिम सिविलाइजेशन के ख़िलाफ़। जैसे इराक की इन्वेजन आपके सामने है, फिर जाके अफ़गानिस्तान की इन्वेजन आपके सामने है, सीरियन इश्यूज़ आपके सामने हैं। तो इसने जितने प्रीटी मच 1996 में जो कहा था, उसके बाद वो हो गया सारा। ये सारी एग्जैक्ट ये बातें नहीं कही। उसने ये कहा है कि सिविलाइजेशंस का कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो आज जितनी भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन कंसीडर किया जाता है यूएस को, इन अदर वर्ड्स वेस्ट को बड़ा दुश्मन। पाकिस्तान के भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, द मैरिज ऑफ कन्वीनियंस वी कैन से, जिसमें ना एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, ना एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसने चैप्टर लिखा है द ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ सिविलाइजेशंस। अब सिविलाइजेशंस की पॉलिटिक्स कैसे चलती है, बड़ी खूबसूरत अंदाज में उसने पिक्चर ड्रॉ की है सिविलाइजेशन के अंदर। स्टेट्स कैसे, स्टेट ए और स्टेट बी के बीच में अगर क्लैश है, तो स्टेट ए के साथ जो अलाइन होंगी, वो सारी स्टेट्स कौन सी होंगी? वो सारी स्टेट्स होंगी जिनकी सिविलाइजेशन ए के जैसी होगी। और उसने एग्जांपल दी है तुर्की की, और तुर्की को यूरोपियन यूनियन में कैसे यूरोपियन यूनियन ने अपने साथ नहीं मिलाया, क्योंकि बाकी कोई रीज़न नहीं था। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फॉल ऑफ खिलाफा इन ऑटोमन एम्पायर, एट द एंड ऑफ ऑटोमन एम्पायर। जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने सेकुलरिज़म, उसके पास 3 ऑप्शंस थे। लिखता है कि रशिया की ऑर्थोडॉक्सी उसके सामने थी, यानी रशिया का जो सिस्टम था, कम्युनिज़म था, वो उसके सामने था। दूसरा ऑर्थोडॉक्स इस्लाम था, और तीसरा वेस्टर्नाइजेशन था, यानी सेकुलरिज़म था। तो उसने सेकुलर आइडियोलॉजी को प्रेफर किया। उसको बाद में इसने नाम दिया केमालिज़म, कहा है केमालिज़म। तो केमालिज़म यानी सेकुलरिज़म को उसने अपनाया। उसके बावजूद उसके बाद ओजिल ने जाके यूएस के साथ मिल के इराक़ में हमले के लिए, इराक़ में इन्वेजन के लिए यूएस का साथ दिया, यूएस को एयर बेसिस फ्राहम किए, यानी वेस्ट का खुल के उसने साथ दिया। ओजिल ने वेस्ट का खुल के साथ दिया अगेंस्ट सद्दाम हुसैन। लेकिन उसके बावजूद वेस्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हालांकि करना चाहिए था। तुर्की वाज ए वंडरफुल एलाई फॉर वेस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बावजूद वेस्ट ने उसको यूरोपियन यूनियन में उससे शामिल नहीं किया। उसने कुछ चीज़ें लिखी हैं, उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। उसने यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर्स थे, उन्होंने कहा है कि टू पुअर, टू मच पुअर, टू मच रिफ्यूजीज, टू मच मुस्लिम, टू मच पॉपुलेशन, ये लिखा है। यानी ये सारी चीज़ें अगर हम एक तरफ रखें तो ये सारा सिविलाइजेशन की हेडिंग के अंदर आता है। यानी मुस्लिम सिविलाइजेशन का है, उसके तुर्की की आबादी भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा मेंबर्स आ जाएंगे उनके ईयू के पार्लियामेंट में, यूरोपियन यूनियन के। और ये रिफ्यूजीज़ भी ज़्यादा हैं, तो पूरी दुनिया से मुसलमान उसमें जाते हैं तुर्की में, तुर्की को हब माना जाता है। और रिफ्यूजीज़ फिर इनफ्लो हो जाता है, विदाउट वीज़ा वो चलते जाएंगे। जिनके पास तुर्की का वीज़ा होगा, उनके पास यूरोपियन यूनियन का कार्ड होगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने यूरोपियन यूनियन में उसको शामिल नहीं किया, ये लिखता है। और उसके बाद लिखता है नेक्स्ट चैप्टर उसने लिखा है फ्रॉम ट्रांजिशन वॉर्स टू फॉल्ट लाइन वॉर्स। उसने लिखा है अब फॉल्ट लाइन वॉर्स, जो फॉल्ट लाइन्स कहा जाता है कि रिक्लेमिंग द टेरिटरीज़, वो जो पहला स्ट्रक्चर जो होता था, जैसे ग्रेटर इसराइल है, ग्रेटर इंडिया है, और ग्रेटर अफ़गानिस्तान कहा जाता है, ग्रेटर खुरासान कहा जाता है,
और ग्रेटर तुर्की भी कहा जाता है जो ऑटोमन एम्पायर का उसको। अब कहता है कि जो सिविलाइजेशंस हैं वो अपने फॉल्ट लाइंस को रिक्लेम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से तुर्की को भी उन्होंने शामिल नहीं किया। और कुछ बड़े मज़े की इसने यहाँ पे बातें की हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। उसने एक बात ये भी लिखी है कि जो फॉल्ट लाइंस जो बन गई हैं उसमें जो चीज़ें शामिल हुई थी, फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने काम किया है, लेट मी जस्ट रीड इट आउट फ्रॉम हियर। English lawyer Muhammad Ali Jinnah became Pakistan's Qaid-e-Azam. Harry Lee became Lee Kuan Yew. The secularist Jinnah became the favorite apostle of Islam as the basis for the Pakistani state. The Anglophile Lee learned Mandarin and became an articulate promoter of Confucianism. The Christian Bendranaik converted to Buddhism and appealed as Senhalese nationalism. और उसके साथ लिखता है कि yet led their nations to and after independence they had to indigenize. They reverted to their ancestral cultures and the process at times changed the identities, names, dress and beliefs. वो कहता है कि उसके बाहर, वेस्ट के बाहर भी जितने रेवोल्यूशंस आए हैं, जितने चेंजेस आए हैं, वो सारे लोग वेस्ट में जाके उन्होंने सीख के आया है। और एट द एंड जो लोग वेस्ट में भी जाते हैं या फिर किसी भी कल्चर में जाते हैं, एट द एंड लोग अपने ओरिजिन की तरफ यानी अपनी सिविलाइजेशन की तरफ मूव कर जाते हैं, इंडिजनाइज हो जाते हैं। उसको इंडिजनाइजेशन का वो प्रोसेस लिखा है। उसके अलावा वेस्ट एंड द रेस्ट के ऊपर इसने मज़ीद लिखा है। कहता है कि मुअम्मर कज़ाफ़ी का एक कोट लिखता है 1994 से, कहता है कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मीन्स द जूज़ एंड क्रिश्चियंस कंट्रोल मुस्लिम्स एंड इफ़ दे कैन they will, after the dominant Confucianism and other religions in the India, China and Japan, after they dominate Confucianism and other religions. यानी मुअम्मर कज़ाफ़ी को कोट करके कहता है कि वो भी इस चीज़ से नाबलद नहीं था, वो भी इस चीज़ को जानता था कि सिविलाइजेशंस की टक्कर होगी आज के बाद। और उससे आगे लिखता है कि ब्यूटिफुली दैट वेस्ट हैज़ डोमिनेटेड ऑल दीज पीपल्स हु वर टॉकिंग अबाउट सिविलाइजेशन, जो सिविलाइजेशन की बात करते थे, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते थे। मुअम्मर कज़ाफ़ी वंडरफुली आर्टिकुलेटेड द थिंग। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार पढ़ लें इसको, मुअम्मर कज़ाफ़ी के इस पॉइंट को। यहाँ कुछ चीज़ें इसने बड़ी अजीब की हैं इस्लाम के बारे में। उसने कहा है कि इस्लाम है रेडिकल इस्लाम की बात की है, फंडामेंटल, 3 पॉइंट्स लिखे हैं, मैं उसको रिबेटल करना चाहूँगा ज़रा। First, the argument is made that Islam has been been the religion of the sword and that it glorifies military virtues. Islam originated among the warring Bedouin nomadic tribes, and this violent origin is tempered in the foundation of Islam. Very wrong, absolutely wrong. इसने लिखा है कि बेडुइन्स में इस्लाम आया, ऐसे जाहिल लोगों के अंदर इस्लाम आया था, और उसके बाद इस्लाम की इब्तदा ही जाहिल लोगों से हुई है, इस्लाम की इब्तदा ही तलवारों से हुई है, फलाना ये वो ये सारी चीज़ें। सो हंटिंगटन साहब को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम के अंदर आपको देखने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए आपको अरबियन पेनिसुला की हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम के बाद उसकी टीचिंग्स क्या हैं उसको देख लें आप ज़रा। आप देखें हुदैबिया को देखें, टेक द एग्जांपल ऑफ हुदैबिया। उसके अंदर कौन सी तलवारें थीं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू द मक्का विदाउट सॉर्ड्स, और उसके बाद जहाँ पे 10 साल का जो मुआहिदा किया, व्हाई डोंट यू जस्ट रीड दैट? उसके बाद द स्टेट ऑफ मदीना, आपके नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था इधर अपने 17th सेंचुरी में, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था मदीना की रियासत के दौरान 643 समथिंग। सो 1000 साल तकरीबन पहले आपसे वो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, वो फ़िलाही रियासत का कॉन्सेप्ट दिया जो आपको उस वक्त पता ही नहीं था, यू डिडंट नो अबाउट इट। तो इस्लाम वाज नॉट द, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है, आपने मेरे ख़्याल से सूरह तौबा की वो आयत बरात पढ़ी है, वो तबूक का मंज़र था, वो मकाम था, उस वक्त उन्होंने दैट वाज द नेसेसिटी। जब आपके पानी सर से गुज़रने की कोशिश करता है ना, तब स्टेट की ज़रूरत होती है कि वो वॉर की तरफ जाए। आप वेस्ट की भी बात कर लेना, वेस्ट ने अभी जो हिरोशिमा और नागासाकी की बात कर लें, उसके अलावा इतनी ब्लडी वॉर्स हुई हैं, 30 ईयर वॉर्स की बात कर लें। इस्लाम की सिविलाइजेशन इज़ नॉट द वायलेंट सिविलाइजेशन। इस्लाम के कॉन्सेप्ट जो हैं वो वायलेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखता है, सेकंड,
From its origin in Arab, the spread of Islam across the northern Africa and much of the Middle East and later the Central Asia, the subcontinent and the Balkans brought Islam into direct contact with many different peoples who were conquered and converted, and legacy of this process remains. Come on, ये तो बड़ा रेसिस्ट किस्म का आपका जुमला हो गया। कहता है कि अरब में ऐसे अजीब किस्म के लोगों से गुजरने के बाद इस्लाम पहुंचा वही अफ्रीका में, फिर एशिया में, फिर इधर उधर। ठीक है, सो बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, बहुत ही उसमें एज ए थर्ड पर्सन कवर किया है। लेकिन मेरे ख्याल से इस्लाम के इस कॉन्सेप्ट को एज ए रेशल प्रोसेस आपको देखना चाहिए था। इसको थोड़ा सा रिवाइटलाइज करें, उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें तो बेहतर है मेरे ख्याल से। इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। तीसरे इसने कहा है कि a third possible source of Muslim non-Muslim conflict involves in what one statesman in reference to this own country terms it in indigestibility of the Muslims. Indigestibility, however, works both ways. Muslim countries have problems with non-Muslim minorities comparable to those with non-Muslim countries have with the Muslim minorities. Even more than the Christianity, Islam is an absolutist faith. कहता है कि इस्लाम दार इस्लाम और दार हर्ब में कन्वर्ट कर देता है, और दो चीज़ों में इनको इस्लाम एक एब्सोल्यूटिस्ट फेथ है, वो एक दायरा लकीर खारिज लगा देता है और उसके बाद उसके बाहर किसी को भी वो पसंद नहीं करता है, जो उसके बाहर है उसको मार दिया जाता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ब्ला 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 लॉट ऑफ थिंग्स। सो इफ़ यू रीड दैट एज अ थर्ड पर्सन यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें इशू क्या है। देयर इज़ ए क्लियर कट प्रॉब्लम in this statement. Islam is a source of instability in the world because it lacks a dominant center. और उसके बाद इसकी वजह बताता है कि इस्लाम में आजकल डोमिनेंट सेंटर नहीं है, यानी खिलाफा का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोर स्टेट नहीं है, जिसकी वजह से इस्लाम एक वायलेंट मज़हब बन गया है, बिखरा हुआ है, ये कहता है। तो उसके साथ वो फिर मुख्तलिफ़ स्टेट्स को कोर स्टेट कैसे पाकिस्तान को के बारे में बताता है कि ये कोर स्टेट बन सकती है कि नहीं बन सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद बताता है कि वो ईरान के बारे में एग्जांपल देता है कि ईरान कोर स्टेट बन सकती है। फिर डिफरेंट मुसलमानों की जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनके कोर स्टेट बन सकने या न बन सकने के ऊपर वो कमेंट करता है। तो बड़ी खूबसूरती से कमेंट किया। लेकिन एक चैप्टर है जो बीच में इस्लाम के ऊपर इसने कमेंट किया है एज ए कोर बिलीफ। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा इशू है। दैट इज़ द प्रॉब्लम लाइज इन दैट चैप्टर। सो द लास्ट चैप्टर है द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशंस। उसमें बताता है कि वर्ल्ड फ्यूचर में क्या होगी। दिस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल चैप्टर्स। उसने आजकल के जितने इश्यूज़ हैं, जैसे रशिया यूक्रेन का इशू है, उसने बताया आर्मीनिया और अज़रबैजान का नगोर्नो कराबाख के ऊपर जो इशू है वो उसने डिस्कस किया है। डिस्कस अ लॉट ऑफ इश्यूज़, यानी कश्मीर का इशू उसने डिस्कस किया है, चाइना साइनो इंडियन वॉर्स का वो उसने डिस्कस किया है कि उनका क्या इशू हो सकता है। सो टू सम इट अप, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल बुक्स आई हैव रेड, और आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ लें। इसके 323 पेजेस हैं और छोटा छोटा लिखा हुआ है। यू मस्ट गो थ्रू द बुक, इट्स वंडरफुल बुक। मेरे ख्याल से आपको एक बार गिव इट अ रीड, इट्स वंडरफुल बुक। और इसने बहुत खूबसूरती से लिखा है। मुझे थोड़ा सा उस बात पे इस्लाम में के बारे में उसने एक चैप्टर लिखा है थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो पॉसिबली आपको ना हो उसमें कोई इशू ना हो, मे बी इट्स वेरी मच पॉसिबल। सो दिस वाज द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। सी यू इन नेक्स्ट बुक इंशाल्लाह। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा और आपको ये बुक पढ़नी चाहिए या फिर आपने ये बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी, और मैंने कितना कुछ बताया। अगर आपने पढ़ी है तो मुझे बताएं कि मैंने क्या कहा, क्या वो आप उससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।